ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हमने 6C तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6D, एक्सरसाइज नंबर 6D। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, हमें कुछ नियम हैं वो पढ़ते हैं। पहला नियम ये है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान कितना होता है? शून्य होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि यहाँ पर ये पंक्ति जो रो हैं उसके तीनों अवयव क्या है? रो 1 के तीनों अवयव क्या है? 0 0 0 हैं। तो इसको हल करेंगे हम, भले यहाँ कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, लेकिन यदि एक पूरी लाइन, भले वो आड़ी लाइन यानी कि रो हो या खड़ी लाइन यानी कि कॉलम हो, और तीनों में अवयव 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। आपको पूरा हल करने की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर अगला आता है, अगला नियम है, किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है। जब हम या इसी से एक उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना सारणिक है। इसने कहा किसी सारणिक में पंक्तियों को, ये जो आड़ी लाइनें हैं इनमें खड़ी लाइन में बदल दें और पंक्तियों को, जो स्तंभ हैं उनको पंक्तियों में बदल दें तो कोई फ़र्क उसके सारणिक के मान में नहीं पड़ेगा। इसकी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इसको लगाएंगे हम। अगला है, यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्तियाँ सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका मान शून्य होता है। सर्वसम आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा होना। यदि यहाँ पर 2 3 4 6 8 9 फिर 6 8 9 हो जाए, कोई भी दो, अब ये भले हो सकता है ये लाइन यहाँ पर होती है ना, कहीं भी हो, अगर दो सेम हो लाइनें, भले वो स्तंभ हो भले वो रो हो, अगर वो एक जैसी लाइन है तो उसका मान भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमें जहाँ पर ये अप्लाई करना है वहाँ पर इसको भी करेंगे। अब प्रश्नावली 6D में जाने से पहले एक और चीज़ समझना होगी आप लोगों को, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम नियम लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे, अब जो आती हैं वो पढ़ेंगे आप संक्रिया के नियम से। संक्रिया, और संक्रिया क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। इसका मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे पहले किया था कि एक के लिए हल कर रहे हैं तो इस लाइन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 5 का यहाँ 9 में, 8 का 6 में गुणा करो। अब वो वाली बात नहीं है। अब हमें करना है नियम से, संक्रिया वाले नियम से। इनको बोलते हैं संक्रिया नियम। संक्रिया नियम लगाने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये अपना एक सारणिक है, इस सारणिक में 2 3 4 कुछ भी हो, 6 8 9 या 7 8 4 कुछ भी हो, ये जो खड़ी लाइनें हैं मैंने पहले भी बता दिया है, इनको बोलते हैं हम कॉलम। ये है आपका C1, ये है आपका C2 और ये है आपका C3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। क्लियर है इतना? अब आते हैं हम आड़ी लाइनों में, रो में। ये है आपका R1, ये आड़ी लाइन नंबर 2 यानी कि पंक्ति नंबर 2, तो R2, और ये है आपकी R3। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि R1 कौन है, R2 कौन है, R3 कौन है, C1 कौन, C2 कौन और C3 कौन। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। एक प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 3 ये करेंगे हम। इसमें 0 लाना है आपको। तो सबसे पहले हल में हम लिखते हैं, क्वेश्चन आपको दे ही दिया है, 1 1 1 BC CA AB, फिर A बाहर कोष्टक में B प्लस C, फिर B बाहर कोष्टक में C प्लस A और C बाहर कोष्टक में A प्लस B। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये डेल बराबर हैं, हमें लाना इसमें 0 है। तो डेल बराबर मानने के बाद में ऐसा कैसा नोट कर देना है। ऐसा कैसा नोट करने के बाद में इसमें प्रोसेस देखनी है कौन सी लग रही है। सबसे पहला काम कि कोष्टक दिख रहा है और बाहर कुछ है, कोई भी XYZ कुछ भी हो,
उसका अंदर गुणा कर देना, सबसे पहला काम यही। तो ए का बी में करेंगे तो ए बी, ए का सी में करेंगे तो ए सी हो जाएगा। फिर अगले वाले में बी का सी में करेंगे तो बी सी, बी का ए में करेंगे तो ए बी, फिर लास्ट में सी का ए में करेंगे सी ए, सी का बी में करेंगे तो बी सी। इतना हो जाएगा। बाकी ये वाला कॉलम ऐसा ऐसा लिख दिया हमने यहाँ। अब लगाएंगे हम संक्रिया नियम। ये होती है संक्रिया नियम, यहाँ पर जो लिख रखा है ये संक्रिया नियम है। ये हमें पहले से पता चलेगा नहीं कि कौन सा लगाना है, ये इसकी कंडीशन को देखकर पता चलेगा कि सी से करें कि आर से करें। सी मतलब कॉलम में चेंज करना, आर मतलब रो में चेंज करना। रो मतलब जो होती हैं वो आपकी होती है आड़ी लाइनें, और सी मतलब खड़ी लाइनें, स्तंभ खंबे जो रहते हैं सी, और आर जो पंक्तियाँ रहती हैं वो वाली। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यदि मैं इस बी सी को इसमें जोड़ दूं तो भैया क्या बन जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाता है। यदि सी ए को यहाँ जोड़ूँ, अब एक बात और ध्यान, सिर्फ बी सी को नहीं जोड़ सकता हूँ। यदि मैंने बी सी को यहाँ जोड़ा तो 100% सी ए यहाँ जुड़ जाएगा और ए भी यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ एक अवयव नहीं जुड़ता है तो पूरा कॉलम जुड़ेगा इसमें, फिर हर अवयव के सामने वाले अवयव में वो जुड़ जाएगा। तो यदि मैं इसको बी सी को यहाँ जोड़ूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाता है। सी ए को इसमें जोड़ूँ तो ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, और ए बी को इसमें जोड़ूँ तो ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। इसको चेंज भले मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, और जिसको चेंज कर रहे हैं उसको लिखते हैं इधर। तो C2 लिखा, C2 टेंस टू मतलब एरो का चिन्ह, और ये कहता है इसके इधर जो रहता है उसमें परिवर्तन करना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर C2, मतलब C2 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, C2 में C3 को जोड़ रहे हैं। फिर समझे आप, C2 में परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए इधर लिखा है, फिर एरो का चिन्ह, इसको बोलते हैं C2 टेंस टू। क्या चेंज कर रहे हैं वो इधर लिखते हैं कि हम C2 में C3 को जोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, डेल बराबर हमने लिखा 1 1 1। अब ये 1 1 1 ऐसा कैसा लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि C1 में यानी कि खड़ी लाइन में पहली वाली में कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। परिवर्तन कहाँ हुआ है, C2 मतलब कॉलम नंबर 2 में। क्या परिवर्तन हुआ है, ये ऊपर बताया मैंने कि C2 में C3 को जोड़ा है। इस वाले हिस्से में इस वाले हिस्से को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, तो ये लिखा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी, और ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो ए बी बी सी और सी ए, ये लिख दिया। और कॉलम नंबर 3 में फिर कोई परिवर्तन नहीं किया, इसको यहाँ पर ऐसा के ऐसा उतारना है, चेंज वहीं करना है जहाँ जो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगला काम क्या है भैया, यहाँ हो गया 1 1 1 ऐसा कैसा। अब ध्यान दें आप, यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, यहाँ ध्यान से देखें आप, ए बी बी सी सी ए, फिर यहाँ भी है ए बी बी सी सी ए, और यहाँ भी है ए बी बी सी सी ए, और तीनों जगह है तो हम इसको ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो पूरे C2 में से कॉमन आया बाहर, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जैसे ही बाहर आया तो इन तीनों जगह 1 1 1 रह गया, और जैसे ही 1 1 1 हुआ फिर इधर ए बी प्लस ए सी, फिर बी सी प्लस ए बी, और फिर सी ए प्लस बी सी लिख दिया। और जैसे ही इतना हुआ हम जानते हैं कि C1 व C2 क्या हो गया, यहाँ पर सर्वसम हो गया, सर्वसम है, लाइन लिखेंगे सर्वसम है। ऊपर हमने प्रमेय पढ़ी थी है कभी कि यदि किसी सारणी के अंदर कोई भी पंक्तियाँ या उसके स्तंभ जो होते हैं, ये पंक्तियाँ या फिर स्तंभ एक जैसे हो तो उसे हम सर्वसम कहते हैं, और सर्वसम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है ना। तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐसा कैसा, और इस पूरे का मान कितना हो गया 0, क्योंकि ये सर्वसम बन गया। कारण लिख देंगे पीछे, चूँकि C1 व C2 सर्वसम हैं, और जैसे सर्वसम है किसी भी संख्या गुणा 0 में तो आंसर 0 आता है, तो जो आपको लाना था 0 वो आपका 0 आ जाएगा। ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आना लग जाए कि आखिर इनमें प्रोसेस लगानी क्या है।
पहले आप इन्हीं क्वेश्चन को करें, जो मैं करवा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में मैक्सिमम आते हैं। 6D कर रहे हैं हम। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हैं, उनको मैं करवाऊँगा। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, जिनके लिए मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। अब सबसे पहले अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। थर्ड किया, फोर्थ करते हैं। सारणी के अंदर LHS लेते हैं 1/A, मतलब 1/A, 1/B, 1/C। ये पहला कॉलम है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दूसरा कॉलम है। BC CA AB ये तीसरा कॉलम है। इसको नोट किया। नोट करने के बाद में हम देखते हैं कि उसके अंदर संभावनाएं क्या हैं। भाई यहाँ स्क्वायर फॉर्म है, यहाँ BC AC BC है और यहाँ बटे में, मतलब ये बात तो फिक्स है कि ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे भैया? यहाँ A है तो ऊपर BC नहीं है, यहाँ B है तो नीचे B है, ऊपर AB नहीं है, AC नहीं है, और C है तो ऊपर AB नहीं है। तो यदि मैं इस पूरे में ABC से गुणा कर दूं, यहाँ पर C1 में यदि मैं यहाँ गुणा करूँगा तो नियम है जो मैंने आपको ऊपर नहीं बताया है, यहाँ पढ़ लें आप उस नियम को, कि यदि किसी सारणिक में, किसी स्तंभ में या पंक्ति में किसी संख्या से, अचर संख्या से, अचर मतलब ABC से गुणा करते हैं तो उसके बाहर उसका भाग लगता है। यदि मैं ABC से कॉलम नंबर 1 में गुणा करता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ ABC 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 मतलब गुणा कर रहा हूँ, तो आपको बाहर भाग लगाना पड़ेगा। यदि अंदर आप भाग लगा रहे हैं तो बाहर आपको गुणा करना पड़ेगा। ये नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो अभी हम ABC से यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो अंदर गुणा हो जाएगा C1 में, C1 में ही करना है सिर्फ। तो ABC 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 ऊपर लिख दिया और बटे में यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। A से A कट जाएगा, नीचे वाले में B से B कट जाएगा और यहाँ C से C कट जाएगा। जैसे ही कटा तो ऊपर क्या बचा? यहाँ पर BC बचा, यहाँ पर CA बचा और यहाँ पर AB बचा। देखो आप लास्ट में बिल्कुल दिखेगा आपको BC CA और AB ही दिखेगा। ये भी यहाँ देखिए आप BC CA और AB। फिर कारण लिख देना है आपको पीछे कि C1 व C3 सर्वसम हैं। ये C1 और C3, C1 C3 खड़ी लाइन है तो C, आड़ी लाइन होती तो R लिखता। C1 और C3 सर्वसम एक जैसे हैं तो उसका मान 0 होता है, और 0 का किसी में गुणा करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब इसका आंसर RHS आ चुका है आपका 0। ये 2 क्वेश्चन आपको उतार लेने हैं, नियम अच्छे से पढ़ लेने हैं, ऊपर लिखे हुए हैं।